वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज है 26 मार्च 2026 और 26 मार्च 2026 को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन के अधिकारों के संशोधन संशोधन विधेयक बिल 2026 को पारित कर दिया गया है। विकल्प ए है ट्रांसजेंडर, विकल्प बी है महिला, विकल्प सी विधवा स्त्री, विकल्प डी नाबालिग लड़कियां। तो इसका सही आंसर है ट्रांसजेंडर। हाल ही में ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है और इसे लोकसभा ने पारित किया है। इसे ट्रांसजेंडर अधिकारों के संशोधन विधेयक 2026 कहा जा रहा है। और इसमें होगा क्या, तो इसमें ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र दिया जाएगा। और पहचान पत्र कहाँ से बनेगा, तो कलेक्टेड कार्यालय में उन्हें आवेदन देना होगा और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र दिया जाएगा। अब लोकसभा ने इसका संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया, तो संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन का अधिकार नामक एक अनुच्छेद है, जिसमें जीवन के अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए लोकसभा ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। और याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 बना, जो कि भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है ट्रांसजेंडरों। इससे क्या होगा, तो इससे फायदा होगा कि ट्रांसजेंडरों को उनका पहचान पत्र दिया जाएगा और हर क्षेत्र में बराबरी का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किस विधानसभा ने अभी लॉन्च किया है। विकल्प ए है मध्य प्रदेश विधानसभा, बी है दिल्ली विधानसभा, सी है उत्तर प्रदेश विधानसभा और डी है महाराष्ट्र विधानसभा। तो इसका सही आंसर है विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है दिल्ली की विधानसभा ने। दिल्ली की विधानसभा ने विधान साथी नामक देश का पहला एआई आधारित चैटबॉट। अब ये एआई आधारित चैटबॉट है क्या, तो आपको बता दूं, ये जिस प्रकार से चैट जीपीटी होता है, व्हाट्सएप होता है, उसी प्रकार का एक चैटबॉट है जिससे आप बात कर सकते हैं और अपने सवालों का समाधान कर सकते हैं। यह कब से चालू होगा, तो यह 2026 से चालू होगा। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है इस प्लेटफॉर्म में विधायकों सदन की कार्रवाई, उसके नियम और दस्तावेज से जुड़ी जानकारी उनके मोबाइल फोन में ही मिल जाएगी। और यह कितने विधायकों के लिए है, तो दिल्ली विधानसभा ने अपने 70 विधायकों तक ही इसे सीमित रखा है। 70 विधायकों तक ही इसने सीमित रखा है और यह 2 भाषा में उपलब्ध रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। इस प्रकार से दिल्ली विधानसभा ने एआई आधारित चैटबॉट विकसित करने वाला देश की पहली विधानसभा बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पनामा नहर चर्चा में क्यों है। विकल्प ए है युद्ध सामग्री यातायात के लिए, विकल्प बी है एलपीजी गैस सिलेंडर यातायात के लिए, विकल्प सी है एलएनजी गैस यातायात के लिए, विकल्प डी है उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर है एलएनजी गैस यातायात के लिए। पश्चिमी एशिया में अभी युद्ध चल रहे थे और अभी भी जारी है। इसमें पनामा नहर जो पहले कम चलती थी, लेकिन अभी की कंडीशन में एलएनजी यातायात में सर्वाधिक मात्रा में यातायात एलएनजी गैस का पनामा नहर से ही किया जा रहा है। अब पनामा नहर में से इतना ज्यादा मात्रा में एलएनजी गैस का यातायात क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें, युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य और स्वेज नहर को रोक दिया गया है युद्ध के कारण। इसलिए पनामा नहर में वर्कलोड ज्यादा हो गया है, यहाँ से ज्यादा मात्रा में जहाज आना जाना कर रहे हैं और विशेषकर एलएनजी गैस, एलएनजी गैस जो होती है द्रव लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, उसका यातायात यहाँ से ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अब बात आई है पनामा नहर की, तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। याद रखिएगा
जो स्वेज नहर है वह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि पनामा नहर से प्रतिदिन 36 से 38 जहाजों का संचालन किया जा रहा है, आवागमन किया जा रहा है। इसलिए पनामा नहर अभी हाल ही में चर्चा में रही। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह संपर्क पुरस्कार जीता है? किस बैंक ने? तो विकल्प ए है मैसूर ग्रामीण बैंक, विकल्प बी है मंडल ग्रामीण बैंक, विकल्प सी है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, विकल्प डी है कर्नाटक ग्रामीण बैंक। तो किस बैंक ने राष्ट्रीय स्वयं स्व सहायता समूह संपर्क पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है कर्नाटक ग्रामीण बैंक। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने राष्ट्रीय स्वयं स्व सहायता समूह संपर्क पुरस्कार जीता है। और यह पुरस्कार किसने दिया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने 2024-25 जो वित्त वर्ष है उसमें स्व सहायता समूह के लिए बैंक में संपर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस बैंक ने 80,904 से अधिक स्व सहायता समूह को लगभग 2,835 करोड़ का ऋण प्रदान किया है। और इसी उपलक्ष्य के कारण कर्नाटक ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय स्व सहायता समूह संपर्क पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, यह जो मिशन चल रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक मिशन चल रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। अब जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वह करती क्या है? तो यह स्व सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण गरीब महिलाओं को उनको रोजगार प्रदान करती है और उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करती है। इसीलिए कर्नाटक ग्रामीण बैंक को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टाइटेनियम से भरपूर चंद्र बेसाल्ट के निर्माण की व्याख्या की है? अर्थात चंद्रमा में बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसकी व्याख्या अभी किसी देश ने किया है, उसका नाम आपको बताना है। विकल्प ए है जापान, बी है चीन, सी है भारत और डी है नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। भारतीय अध्ययन ने टाइटेनियम से भरपूर चंद्र पे बेसाल्ट के निर्माण की व्याख्या की है। उन्होंने अभी खोज की है। तो इसे खोज में अहम भूमिका निभाई है IIT खड़गपुर के वैज्ञानिक और अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। तो इन दोनों संस्थाओं के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने मिलकर के यह जानकारी बताई है। इस अध्ययन में चंद्रमा पर टाइटेनियम समृद्ध बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण के बारे में नई जानकारी प्राप्त की है। ये हमारे भारत देश के लिए उपलब्धि है। अब चंद्रमा पर पाए जाने वाले बेसाल्ट में पता चला है कि 18% तक टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिसे हम TiO2 कहते हैं। इसमें इल्मेनाइट नामक एक खनिज प्राप्त हुआ है और यह टाइटेनियम युक्त खनिज है। क्वेश्चन बन सकता है कि टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट नामक जो खनिज है इसमें टाइटेनियम पाया जाता है, जो कि चंद्रमा पर प्राप्त किया गया है। और चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मेघना के महासागर से हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प ए निर्मला सीतारमण, विकल्प बी मेनका गांधी, विकल्प सी कल्पना सोरेन और विकल्प डी है किरण बेदी। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और यह झारखंड के गोंडई विधानसभा से विधायक है कल्पना सोरेन।
और यह एक पुरस्कार दिल्ली में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स CCIW वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था और दिल्ली में ही ब्रिक्स के माध्यम से कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार दिया गया है और यह समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार का पूरा नाम है महिला सशक्तिकरण पथ प्रदर्शक पुरस्कार। बात ब्रिक्स देश की आई है तो ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब यह पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। उन्हीं नेताओं को यह पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि कल्पना सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री की पत्नी भी है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किए, इसीलिए उन्हें महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गर्भ INI पहल की शुरुआत की है, इसका संबंध किससे है? विकल्प है जन्म दर नियंत्रण, विकल्प बी है नवजात मृत्यु दर, विकल्प सी है मृत्यु दर नियंत्रण और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा नवजात मृत्यु दर। भारत ने हाल ही में गर्भ INI नामक एक पहल की शुरुआत की है। तो इसका कार्य क्या होगा? यह गर्भाशय में जो नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में अध्ययन करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। इसका उद्देश्य है कि AI के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से समय पूर्व गर्भ में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है और गर्भ के अंदर हो रहे नवजात बच्चों की मृत्यु को कैसे कम किया जाता है, इस समस्या को दूर करने के लिए भारत ने गर्भ INS पहल की शुरुआत की है। अब गर्भ INI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ एडवांस रिसर्च ऑन द बर्थ आउटकम्स। मतलब जन्म के पहले ही नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, इन सब के समस्या को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह गर्भ INI नामक एक कहना चाहिए पहल शुरू की है भारत सरकार ने। याद रखिएगा, गर्भ INI जन्म प्रमाणों पर शोध करने वाली एक DPT नेतृत्व करने वाली एक पहल है जो कि भारत देश ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित किया है? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है उड़ीसा, विकल्प सी है नागालैंड, विकल्प डी है मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है गुजरात। गुजरात राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। याद रखिएगा, यह बिल, इससे पहले सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य ने पहले ही इस बिल को पारित कर दिया है। अब गुजरात दूसरे नंबर का ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता बिल को पारित कर दिया है। इस कानून के तहत होगा क्या? इस कानून के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाएगा और इसका पालन जो नहीं करेगा उसे 10,000 तक का जुर्माना लिया जा सकता है। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप को धर्म की परवाह किए बगैर समान रूप से विनियमित करना, अर्थात समान रूप से लागू करना। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य होता है धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को कानूनों के एक सामान्य समूह से प्रतिस्थापित करना, अर्थात जिसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं या फिर जो तलाकशुदा है या विवाह कर रहे हैं उनको, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उनको किसी भी प्रकार के धर्म का बंधन नहीं है। वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं और वे विवाह कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है। और याद रखिएगा,
इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44, भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक 2026 को पारित किया गया है। याद रखिएगा, सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला राज्य था उत्तराखंड। अब दूसरे नंबर पर गुजरात हो चुका है। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना उन लोगों के लिए है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या रहना चाह रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए अब कानून बन चुका है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आकाश 300 3D प्रिंटर विकसित किया है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी है पाकिस्तान, विकल्प सी है अमेरिका, विकल्प डी है जापान। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है भारत। आकाश 300 3D नामक एक उच्च स्तरीय प्रिंटर का विकसित किया है भारत ने, जो कि मल्टी मटेरियल एक्सटेंशन 3D प्रिंटर है। इसका काम क्या होगा? तो जो लोग अंतरिक्ष औद्योगिकी जो अंतरिक्ष और बहुत बड़े जो औद्योगिक इंजीनियरिंग के जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंटर होगा। एक 3D प्रिंटर है और इस प्रिंटर की विशेषता है कि ये 350 अंश सेल्सियस तक के तापमान में भी अच्छे से काम कर सकता है। इससे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था ने ही इसे विकसित किया है। इसमें अंतरिक्ष से संबंधित जो गतिविधियां होगी उसमें काफी मदद मिलेगी और इस प्रकार का प्रिंटर पहली बार विकसित करने वाला देश बन गया है हमारा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण क्या होता है। जितनी भी नागरिक सेवाएं हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, विवाह पंजीयन या फिर रोजगार पंजीयन, इस प्रकार के सभी जो कार्य है अब डिजिटलीकरण मतलब आप पेपरलेस प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से सभी सुविधाएं दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सेवा शुरू की है वह कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सुगम पहल के तहत, एक गलत आंसर लिख दिया है, आपको बता दूं कि ये है गुजरात। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये है गुजरात। गुजरात ने प्रमुख नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया है। यहाँ पर गुजरात लिख दीजिएगा, मैं भी सुधार दूंगा पीडीएफ में। गुजरात ने नागरिक सेवाओं को पूर्णतः डिजिटलीकरण कर दिया है। इससे क्या होगा? तो शासन का उद्देश्य है कि बिना किसी प्रत्यक्षदर्शी कागजी कार्रवाई और नकदी रहित सेवा है, मतलब यहाँ कागज की जरूरत नहीं है, आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको पता है कि डिजी लॉकर सुविधा है जिसमें आप डिजिटल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। यह सरकारी मंच है, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन 2026 में भारत की ओर से कौन नेतृत्व करेगा? अभी विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन 2026 में भारत की ओर से नेतृत्व कौन करेगा? नंबर 1 है धर्मेंद्र प्रधान, नंबर बी है नीतीश कुमार, नंबर सी है नितिन गडकरी और नंबर डी है पीयूष गोयल। इसका जो सही आंसर है वह है पीयूष गोयल जी। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक 26 से 29 मार्च 2026 को बैठक हो रही है और कहाँ हो रही है? तो कैमूरन में हो रही है। कैमूरन का एक स्थान है याउंडे नामक कैमूरन के स्थान में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में हमारे देश के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा ले रहे हैं और यह सम्मेलन कैमरून में आयोजित किया जा रहा है और इसमें 167 देशों के व्यापार मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और इस सम्मेलन की जो अनुयायी मतलब मेजबानी कर रहे हैं कैमूर के व्यापार मंत्री ल्यूक मेगलॉयर इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। अगला, नवगठित
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अर्थात एनडीसी नया आयोग गठन किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? विकल्प है डॉक्टर संजय तिवारी, विकल्प बी है नीरज तिवारी, विकल्प सी है डॉक्टर कमान तिवारी, विकल्प डी है पीयूष गोयल। इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर संजय तिवारी। डॉक्टर संजय तिवारी को नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अर्थात एनडीसी का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हाल ही में दंत चिकित्सा नया आयोग बना है। इस आयोग में देश में दंत चिकित्सा क्षेत्र का सर्वोच्च निकाय होगा, यानी गवर्नमेंट की ओर से। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय तिवारी रोहतक में स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर दंत विज्ञान संस्था के पूर्व प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम 2023 के तहत इसे चिकित्सा आयोग बनाया गया है और यह कब से लागू होगा? तो 19 मार्च 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया? विकल्प ए विद्या बालन, विकल्प बी अनुष्का शेट्टी, विकल्प सी कंगना राणावत, विकल्प डी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। इसका सही आंसर है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय अभिनेत्री हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार किसने दिया? तो ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है और यह कब नवाजा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा यह सम्मान ब्रिटिश सांसद सीमा मल्होत्रा और पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है। अब ऋतुपर्णा सेनगुप्ता कौन है? तो बंगाली फिल्मों की विशेष अभिनेत्री, प्रसिद्ध अभिनेत्री है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प 23 मार्च, विकल्प बी है 24 मार्च, विकल्प सी है 25 मार्च, विकल्प डी है 26 मार्च। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को वैश्विक पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह कौन मनाता है? तो विश्व विज्ञान संगठन अर्थात WMO की स्थापना की स्मृति में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और विश्व विज्ञान संगठन अर्थात WMO की स्थापना 1950 में की गई थी, तब से 23 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। और 2026 में जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया उसकी थीम अर्थात उसका विषय पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस बार मुख्य जो रेगिस्तानी सागर और जलवायु परिवर्तन से मुक्ति पर विशेष जोर दिया गया। रेगिस्तानी सागर जो बन रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर मुख्य फोकस किया गया इस दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, विकल्प बी 24 मार्च, सी 25 मार्च, डी 26 मार्च। तो इसका सही आंसर है 25 मार्च। 25 मार्च को अजन्मे व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जन्म से पहले जीवन के महत्व को उजागर करता है और अजन्मे बच्चों की गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। 25 मार्च को याद रखिएगा एक और विश्व दिवस मनाया जाता है, जेल में बंद और लापता कर्मियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय पर्व भी 25 मार्च को मनाया जाता है और 25 मार्च को जन्म से पहले अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो जन्म के पहले ही गर्भ में मर जाते हैं या उनके साथ हादसा हो जाता है। उन बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए 25 मार्च को अजन्मे अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छठे मछली और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार किस शहर में प्रदान किए गए? जयपुर, नोएडा, जैसलमेर, लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वह जयपुर।
एक है प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया, दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से जयपुर में 23 मार्च को एक कार्यक्रम रखा, जिसमें छठे मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसका आयोजन किसने किया? तो प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया ने मिलकर के इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया, और यह छठवां कार्यक्रम था। 23 मार्च 2026 को आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो ITC राजपूताना होटल, जयपुर, राजस्थान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण और मानव और वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में लगे निस्वार्थ व्यक्तियों जो वन्यजीव संरक्षण करते हैं, जल जीवों का संरक्षण करते हैं, उनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और उन व्यक्तियों को कहा जाता है अनसंग हीरोज। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उन्हें अनसंग हीरोज कहा जाता है, और इस प्रकार से यह पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम मतलब जनजाति जो गेम होते हैं उनका आयोजन 2026 में किया जाना है। कौन सा राज्य करेगा? विकल्प ए है राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 होंगे छत्तीसगढ़ में पूर्ण किए जाएंगे। इसमें होगा क्या? तो आदिवासी अंचलों की शक्तियों और खेल कौशल का वहां पर रोमांच देखने को मिलेगा। आदिवासी नए नए खेल और पुराने खेल का समागम देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा और बस्तर, तीन स्थानों पर यह खेल का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? तो 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो दो खेल हैं मलखम और कबड्डी, ये दो विधाओं को स्पेशल देखने में मजा आ जाता है। ये ट्राइबल गेम है, आप भी जाकर के जरूर देखिएगा। इन दोनों विधाओं को स्पेशल शामिल किया गया है इस खेल में, मलखम और कबड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? ए है डॉक्टर नीरज, बी है कावेन मदनी, सी है अंजलि सिंह और डी है सुभाष गिरी। चलिएगा इसका सही आंसर है कावेव मदनी। डॉक्टर कावे मदानी को जल संकट प्रबंधन और वाटर बैक्टेरिया सिद्धांत के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यहाँ पर कावे मदानी आए हैं, तो आपको बता दें ये ईरान के हैं, ईरान देश के ईरानी मूल के व्यक्ति हैं और प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। और यह पुरस्कार अगस्त 2026 में स्टॉकहोम में आयोजित वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान दिया जाएगा। 2026 अगस्त में वर्ल्ड वाटर वीक होगा। इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखना है आपको। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक 2027 के नेशनल ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? अब ये जनगणना 2027 होनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन किसे आपको बताना है। विकल्प है विराट कोहली, बी है सुदर्शन पटनायक, सी है सचिन तेंदुलकर और डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो जल्दी बताइए कि जनगणना 2027 जो 21 में होने वाली थी, अब वह 2027 में हुई है, उसके लिए नेशनल लेवल पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया है? इसका आंसर है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को हाल ही में जनगणना 2027 का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आखिर सुदर्शन पटनायक कौन है? हाँ बिल्कुल सही पहचाना, ये रेत के कलाकार हैं, और समुद्र किनारे कई सारे आप रेत की कलाकृति करते हैं, बहुत सारी वहां पर कहना चाहिए मूर्तियां बनाते हैं रेत से और चित्र बनाते हैं। इन्हें भारत के बेस्ट सैंड आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, सुदर्शन पटनायक, जो कि आने वाली जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया गया? अभी चापचार कूट उत्सव मनाया गया किस राज्य में? विकल्प ए असम, बी है मेघालय, सी है मिजोरम और डी है त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम का प्रमुख वसंत उत्सव है, अर्थात वसंत के आने के पहले मिजोरम में यह पर्व मनाया जाता है। इसमें चेरो नृत्य होता है और चेरो नृत्य को बास नृत्य भी कहा जाता है, जो वहाँ की पारंपरिक सांस्कृतिक परंपरा है। चापकर कूट मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा बसंत त्योहार है और हर साल मार्च माह में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो झूम खेती की शुरुआत में यह पर्व मनाया जाता है, झूम खेती की शुरुआत में। और इसमें बांस और पेड़ों को साफ करने के बाद खेती से मेहनत से पहले खुशी जाहिर करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसे इसमें चेराव नृत्य या चेरो नृत्य किया जाता है, जिसे बास नृत्य भी कहते हैं। तो बास नृत्य या चेरो नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। और यह जो चापकर कुट जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए डॉक्टर नीरज तिवारी, बी है विद्या शर्मा, सी है निरंजन ज्योति और डी है निधि छिब्बर। इसका सही आंसर है साध्वी निरंजन ज्योति। 18 मार्च 2026 को साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। और इसके पहले इस पद पर कौन थे? तो इस पद पर थे हंसराज गंगाराम अहिर। इसके पहले उन्होंने 1 दिसंबर 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उनके स्थान पर साध्वी निरंजन ज्योति आ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिका श्रेष्ठ 16 मार्च 2026 को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी? विकल्प ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका जो सही आंसर है वह है नेपाल। भूमिका श्रेष्ठ 16 मार्च 2026 को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सीखिया क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार ने सीखिया क्रांति 2.0 शुरू किया है? विकल्प ए पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वह है पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में सीखिया क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। आपको बता दें इसके पहले पंजाब सरकार ने ही सीखिया क्रांति 2.1 की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई और सफल रहा यह कार्यक्रम, इसलिए पंजाब सरकार ने सीखिया क्रांति 2.0 की फिर से शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और व्यवस्था पर सुधार करना। इसके लिए पंजाब ने विश्व बैंक से आर्थिक सहायता ली है। और कितना लिया है आर्थिक सहायता? तो 3,500 करोड़ की बजट आर्थिक सहायता विश्व बैंक से पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है? विकल्प है चीन, बी है अमेरिका, सी नीदरलैंड, डी जापान। इसका सही आंसर है चीन। चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। हम सबसे ज्यादा सामान किसको बेचते हैं? तो सबसे पहले आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त अरब अमीरात। पहले हम नीदरलैंड को बेचते थे, अब सबसे ज्यादा किसे भेजेंगे? चीन को भेजेंगे। अब चौथे नंबर पर आ गया है नीदरलैंड। ठीक है, यानी हम सबसे ज्यादा सामान कहां पर भेजते हैं? तो अमेरिका में, दूसरे नंबर में संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर पहुंच चुका है नीदरलैंड। चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। बहुत सारा सामान भेजते हैं हम चीन को। चलिए अगला क्वेश्चन,
कौन सा राज्य एआई मिशन शुरू करेगा? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। शासन व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और सेवाओं को अधिक नागरिक तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एआई मिशन शुरू करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य निंगोल वन पहल शुरू करेगा? विकल्प ए मणिपुर, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर होगा मणिपुर। 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मणिपुर सरकार ने निम्बोल वन नामक नई पहल की शुरुआत की है। अब इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य होगा वन संरक्षण और वन संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना। यहाँ एक शब्द आया है निंगोल। निंगोल का अर्थ पूछ सकता है, तो निंगोल का अर्थ है जो प्रकृति की संरक्षण के रूप में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करता है, इसका अर्थ है निंगोल। यह पहल मणिपुर के सभी 16 जिलों में लागू होगा। याद रखिएगा मणिपुर में 74% जो क्षेत्र है, इससे अधिक वन मणिपुर में पाए जाते हैं। मणिपुर का जो एरिया है उससे 74% अधिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ है मणिपुर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कवच अभियान किसने शुरू किया? विकल्प है एयर इंडिया, बी है भारतीय रेलवे, सी है भारतीय मौसम विभाग, डी है कृषि मंत्रालय। इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर अर्थात दिल्ली से हावड़ा के बीच में एक स्थान पड़ता है प्रयागराज और कानपुर, इन दोनों के बीच में कुल दूरी है 190 किलोमीटर। इसी 190 किलोमीटर के बीच में कवच नामक सुरक्षा प्रणाली चालू की है भारतीय रेलवे ने। अब एक कवच प्रणाली क्या करेगी? तो इसका उद्देश्य है ट्रेन की गति को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा में मेंटेन रखना और इसमें होने वाली मानवीय त्रुटि अर्थात इंसानों से जो गलतियां हो जाती है उसको दूर करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ट्रेन की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनाए रखना। और याद रखिएगा यह तकनीक पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है, भारत में बनी है। हाँ याद रखिएगा इसके बाद गाजियाबाद टुंडा खंड को भी इस प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। अभी प्रयागराज कानपुर खंड को शामिल किया गया है जो कि दिल्ली और हावड़ा के बीच में जो कॉरिडोर है उसमें आता है। इसकी दूरी कुल 190 किलोमीटर के बीच में कवच सुरक्षा प्रणाली लागू की है जो कि भारत द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भूपति राजू अनमिश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे कौन से राज्य से? विकल्प है आंध्र प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना, डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वह है आंध्र प्रदेश। भारत के हैं भूपति राजू अनविश वर्मा जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। उन्होंने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। इन्होंने इन चोटियों पर 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में चढ़ाई की। इन्होंने शुरुआत कब की थी? तो इन्होंने 23 अक्टूबर 2024 को रूस में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई शुरू की और 23 जनवरी 2025 को अंटार्कटिका में 7वीं चोटी माउंट सिडली पर पहुंचकर पूर्ण की। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है? कौन सा बैंक है? विकल्प है एसबीआई बैंक, बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, डी है पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि स्व सहायता समूह के जो भी सदस्य हैं उन्हें अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से ही 5000 का ओवरड्राफ्ट
उन्हें ऐप के माध्यम से ही मिल जाएगा। उन्हें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपका नाम जन धन योजना वाले अकाउंट में होना चाहिए। आप महिला स्व सहायता समूह की सदस्य होना चाहिए। आप अपने यूपीआई जैसे फोन पे वगैरह होता है वहां से 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ठीक है। और यह परियोजना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तीनों के साझेदारी के रूप में शुरू की गई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा पहला इस प्रकार की योजना लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक आई है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, बी है चेतन भगत, सी है अरविंद केजरीवाल, डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। इनकी किताब का हाल ही में विमोचन किया गया। इनकी किताब का नाम है वरुणा द पावर ऑफ कंपेशन। सत्यार्थी मूवमेंट ऑफ ग्लोबल कंपेशन द्वारा हार्पर कॉलोनीज इंडिया के सहयोग से इसे प्रकाशित किया गया है। इसके पहले भी कैलाश सत्यार्थी ने विल फॉर चिल्ड्रेन नामक किताब लिखी है और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और बाल श्रम और मानव तस्करी के उन्मूलन में विशेष कार्य किया था। इसीलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें 2014 में दिया गया था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से। और आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी ने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 1998 की एक संस्था को भी स्थापित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनबीए इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? विकल्प ए लेब्रोन जेम्स, विकल्प बी है रॉबर्ट पेरिस, विकल्प सी है संजू सैमसन, विकल्प डी है माइकल जॉर्डन। तो इसका सही आंसर है लेब्रोन जेम्स, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी है। लेब्रोन जेम्स ने रॉबर्ट पेरिस को पीछे छोड़ दिया है और बास्केटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने कुल कितने मैच खेला है? तो 1612 मैच खेल चुके हैं। लेब्रोन जेम्स के पास एक और रिकॉर्ड है, वह है ट्रिपल डबल दर्ज करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस गेम में ट्रिपल डबल दर्ज करने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रॉबर्ट पेरिस का रिकॉर्ड तोड़ा है। रॉबर्ट पेरिस ने 1611 मैच खेले हैं। आपको बता दें कि यह उपलब्धि लेब्रॉन जेम्स ने 41 वर्ष में प्राप्त की है और ऑरलैंडो मैजिक के खिलाफ खेलते हुए प्राप्त की है। आपको बता दें कि लेब्रॉन जेम्स जो है अमेरिका यूएस के प्रसिद्ध पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अमेरिका के हैं। चलिए तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।